कि कर्नाटक चुनाव में जब वो पार्टी जो ठेकेदार इनके थे, इनकी पार्टी के, जिन्होंने 40% का कमीशन मांगे जाने को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी दी गई थी और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इतनी बड़ी घटना पर उन्हीं की पार्टी के एक ठेकेदार ने आत्महत्या की, उस पर प्रधानमंत्री जी का एज यूजुअल कोई जवाब नहीं है। पिछले आप 8-9 साल से अगर आप देखें तो एक भी समस्या आप उठाइए, उस पर प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आता, वो मौन रहते हैं। जब वो मौन रहते हैं तो बाकी लोग भी मौन रहते हैं। इससे वहां की जनता में मुझे लगता है ये संदेश गया कि करप्शन का मामला जो ये कह रहे हैं, इनके करप्शन का मामला सिर्फ वही तक सीमित है जहां जो इनका विरोधी है, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो डीएमके में हो, चाहे वो तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की पार्टी में हो, या ममता जी की टीएमसी में हो, या बिजू जनता दल का भी एक कार्ड है, शायद मुझे याद नहीं है, और या फिर वो शिवसेना या शरद पवार जी की पार्टी का हो। तो कुल मिला जुला के इनका जो करप्शन है वो सिलेक्टिव करप्शन है। कल तक घोर करप्ट दूसरी पार्टियों के इनके यहाँ जाके, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा और नारायण राणे, ये दो का नाम मैं ले रहा हूँ, और नाम भी है, आप इसमें जोड़ सकते हैं, वहां जाकर बिल्कुल ईडी के मुक्त हो गए। दूसरी चीज, एजेंसी पर दखल देने का, एजेंसी को कब्जे में रखने का इतना बड़ा षड्यंत्र, इतनी बड़ी सोच के साथ ये लोग हैं कि इनको ईडी प्रमुख के लिए श्री संजय कुमार मिश्रा के अलावा कोई अफसर नहीं सूझ रहा है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब कही कि क्या आपके पास कोई काबिल अफसर नहीं है, तो निश्चित रूप से ये पूरे के पूरे आईपीएस और आईआरएस कैडर, क्योंकि इन्हीं दोनों से जाते हैं ईडी चीफ, का एक तरीके से अपमान है और उनकी निष्ठा को बिल्कुल नीचे गिराना हुआ कि आपको नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार को लेकर ये आए थे, अडानी के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, विनोद अडानी के शेल कंपनियों से आए हुए पैसे को छुपाने के लिए, राहुल गांधी के चुपते हुए सवालों से दूर होने के लिए जिस भ्रष्टाचार को लेकर आए थे कि हम जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो जब जनता में गहरे उतरा तो जनता को उनकी असलियत आई। दूसरी, जब आप झूठ बोलते हैं तो आप नैतिक दृष्टि से भी अंदर अंदर कमजोरी महसूस करते हैं। आप कितने भी बड़े अभिनेता हो, लेकिन आप अंदर अंदर आपकी आत्मा कहीं न कहीं अंदर कचोटती रहती है, और आत्मा बराबर मरती नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ अंश सब में जीवित रहता है। तो उस तरह से। दूसरे, लिंगायत की जब बात करेंगे, जो वहां का सबसे बड़ा है, तो लिंगायत ने शायद एक बार कहा भी था कि वो हिंदू नहीं है, उनका वीर शैवों का एक अलग पंथ है। वो कोई और पंथ होगा दक्षिण में, मुझे उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन वो अलग पंथ है जो परंपरागत हिंदुइज्म, जिसमें उत्तर भारत के हिंदू आते हैं, जिसमें हम लोग अपने को मानते हैं, उसमें वो नहीं आते। दूसरे, वो येदियुरप्पा उनके लिए मुश्किल चीज बन गए हैं। येदियुरप्पा को हटा भी नहीं सकते और रख भी नहीं सकते, और जब आते हैं उसी की मजबूती से आते हैं, फिर उनको किनारे करते हैं, तो एक चीज वहां आ जाइए। तो मुझे लगता है शुरू में इन सब चीजों को लेकर बीजेपी दुविधा में थी। इसीलिए शुरुआती दौर में न तो अमित शाह जी के दौरे हुए, न प्रधानमंत्री जी के दौरे हुए, लोकल मुद्दा इनके पक्ष में कोई है नहीं, और आते ही अमूल का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा आ गया जो अस्मिता से जुड़ गया। भाजपा अक्सर अस्मिता का कार्ड खेलती है, कभी हिंदू अस्मिता का कार्ड खेलती है, राष्ट्रवाद क्या है, अस्मिता का ही कार्ड है। वही कार्ड वहां पर जब कर्नाटक में उल्टा पड़ने लगा तो उनकी परेशानी सामने आ गई। तो मुझे लगता है शुरू से ही ये कुछ कमजोर फुटिंग पे थे, और कुछ ये पांव इनके उखड़े हुए लगे थे। और दूसरी बहुत सही चीज संजय जी ने कही कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने 2000 के बाद पहले का जो सन्नाटा था, पहले जो बिल्कुल चुप थी, वो एक्टिव हो गई, और वो जब आक्रामक हुई तो निश्चित रूप से पीछे हटना शुरू हो गया। अब कल के दिन कांग्रेस और आक्रामक होगी तो और पीछे हटने लगेंगे। इन्हें खाली मैदान मिला था, कोई विरोध में नहीं था, तो दौड़ते चले जा रहे थे। जैसे ही सामने कोई आगे खड़ा हो गया, ये पीछे हटने लगे, क्योंकि इनके पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए, पिछले 9 साल की उपलब्धि बताने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि हिंदू खतरे में है, यही कहते रहे और यही सुनाते रहे। जी जी बिल्कुल, बहुत शानदार विश्लेषण आप तमाम और बहुत गंभीर चर्चा और इंफॉर्मेटिव चर्चा आज भी, और आज कर्नाटक का चुनाव